नेशन न्यूज़ इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अलीगढ़ में और एक हमारे बीच में ये अपने परिचय की मोहताज नहीं है और समाज सेवी कहाँ है, सोशलिस्ट कहा जाता है इन्हें। आपका नाम है कविता कमलेश यादव। कमलेश यादव जी बहुत बरसों से समाज की सेवा कर रही हैं और ऐसे परिवार से हैं जो पूर्ण रूप से सामाजिक है। कमलेश यादव जी आज पूरा देश त्राही त्राही कर रहा है। चाहे हम सरकारी कर्मचारियों की बात करें, युवाओं की बात करें, जो एक निर्माणकर्ता जो अध्यापक टीचर हैं उन पर लठ बरसाया जा रहा है, जो अपनी मांग करता है उस पर लठ बरसाया जा रहा है। लेकिन आज सरकार किसी की भी बातों को नहीं माना जा रहा और हद तो तब हो गई जब लखीमपुर खीरी के अंदर किसान आंदोलन कर रहे थे और जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं उनके लड़के आते हैं और उन पर गाड़ी चला के चले जाते हैं और एट ए टाइम जो किसानों की जो मृत्यु होती है उसे आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले मैं शिक्षा के बारे में और बेरोजगारों के बारे में बताना चाहूँगी। जो शिक्षा है हमारी, वो आपने देखा कि कोरोना काल चला तो दारू के ठेके खुल गए और हमारे जो शिक्षा के स्कूल हैं वो बंद रहे। तो सरकार चाहती नहीं है कि हम लोग पढ़ें लिखें। क्यों? क्योंकि हम पढ़ेंगे लिखेंगे तो अपने अधिकारों को जो है मांगेंगे, नौकरी मांगेंगे, सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी। तो सरकार चाहती नहीं कि हम लोग पढ़ें, इसलिए उन्होंने हमारे स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए और दारू के जो ठेके हैं वो खुलवा दिए। इस वजह से कि हमारे जो समाज के लोग हैं वो दारू पिए और नशे में पड़े रहें और वो अपने बच्चों के भविष्य के बारे में ना सोचें। इस वजह से उन्होंने ऐसा किया। दूसरी बात तो ये कि जो लठ बरसाए जा रहे हैं, अपना अधिकार है, हम मांग रहे हैं, तो उसमें लठ बरसाने की बात कहाँ से आई? वो हमारे अधिकारों को देना नहीं चाहते। हमें जो नौकरी है वो देना नहीं चाहते। वो चाहते हैं पकौड़े तल्लाई नौकरी है, रोजगार है, तो पकौड़े ही तले हमारे युवा स्टूडेंट वो ये चाहते हैं, इसीलिए वो जो है लठ बरसाते हैं। अगर आज हम कोई आंदोलन करते हैं हमारे बच्चे शिक्षा को लेके, नौकरी को लेके, तो उसके लिए जो है वो लठ बरसाने का काम करते हैं ताकि कोई आंदोलन ना करे, आंदोलन को दबाने की कोशिश की जाती है। और दूसरा सवाल आपका जो लखीमपुर खीरी की घटना वाला है उसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो सरकार है ये तानाशाही सरकार है, हिटलरशाही सरकार है। ये जो सरकार है ये चाहती नहीं, अपने हिटलरपना दिखाना चाहती है। जो वहाँ पे हत्या, जो किसान हमारे शहीद हुए हैं लखीमपुर खीरी में, वो उनको जानबूझ करके कुचला गया है, मारा गया है। ये एक साजिश के तहत उनकी हत्या की गई है, क्योंकि इन्होंने खुद कहा है कि जैसे को तैसा। तो वो चाहते हैं कि जो हिटलर साहब है उन्होंने खुद कहा कि किसानों के जो लोग बैठे हुए किसान जो आंदोलन में, वहाँ पर 1,000 लोग हमारे जो है जाए, हमारे लोग घुस करके और उनके सर को फोड़े। तो ये कौन सी बात है? ये तो चाहते हैं। इसीलिए तो मनोहर लाल खट्टर जी ने बोला था कि भाई आप हजार टोली बनाओ। हाँ, मनोहर लाल खट्टर की ही बात बता रही हूँ मैं, जो उन्होंने ही बोला था खट्टर साहब ने कि जो है वहाँ टोली बना करके जाइए और उनको मारिए। इधर आप योगी जी की ले लीजिए, उत्तर प्रदेश की बात करेंगे हम, तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि ये दिल्ली नहीं है, ये लखनऊ है और यहाँ पर अगर कोई भी इस तरह का करता है तो उसको मारा जाएगा, पीटा जाएगा। एक कार्टून उन्होंने बनवाया था, उस कार्टून के तहत उन्होंने इस चीज़ को दिखाया था। तो ये सरकार जो है ये पूरी तरह से तानाशाही सरकार चल रही है। आज हर चीज़ आप देख सकते हैं कि जो पेट्रोल के दाम हैं, गैस के दाम हैं, सभी बढ़े हुए, डीजल के दाम में बढ़े हुए, और जो चीज़ें हैं, जो व्यापारी की चीज़ें हैं, सारा देश जो है आप देख रहे हैं कि बिकने की बेच रहे हैं। मोदी जी जो है सारी चीज़ें बेच रहे हैं। अगर हम ये कहते हैं कि अगर घाटे में चल रही है, अभी जैसे बिजली का मामला चल रहा था कि बिजली बंद होने वाली है, बिजली बंद होने वाली है ना, तो खरीदने की बारी आई तो सब कौन खरीद रहा है? अंडानी साहब। कौन खरीद रहा है? अंबानी साहब। अगर ये सब घाटे में है तो अंबानी अंडानी साहब क्यों खरीद रहे हैं? किसी चीज़ में अगर घाटा है, नुकसान है, तो क्यों खरीदेंगे? आप बताइए। अगर मैं हूँ तो मैं कैसे खरीदूंगी इस चीज़ को? तो ये सारे देश को बेचने में लगे हुए हैं। ये लोग हमें नौकरी नहीं देना चाहते, ये लोग हमें शिक्षा नहीं देना चाहते, रोजगार नहीं देना चाहते हैं। ये लोग हमें जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में, पुरानी वाली व्यवस्था में ही लाना चाहते हैं। इसीलिए ऐसा ये कर रहे हैं, ना हमें नौकरी देना चाहते। और हम अगर अपनी आवाज़ उठाते तो हम पे लाठियाँ बरसाई जाती हैं, गैस के गोले छोड़े जाते हैं, मारा पीटा जाता है, हमारी आवाज़ को दबाने के लिए ऐसा किया जाता है। लेकिन अब मैं ये कहना चाहूँगी योगी सरकार से और मोदी सरकार से भी, अब हम युवा, बेरोजगार,
शिक्षक सभी जागृत हो चुके हैं समाज के लोग और अपने हक और अधिकार के लिए लड़ेंगे, चाहे जान देनी पड़ी तो जान भी देंगे। लेकिन मैडम अब जब जब देखा गया है, आप लोग संविधान की बात करते हो कि हम संविधान के दायरे में आंदोलन करेंगे, हम संविधान के दायरे के अंदर अपनी आवाज़ उठाएंगे, लेकिन जब से सरकार आई है ये 2014 से, ये तो संविधान को नहीं मान रही है। ये तो इनका एक वही है ना कि मनुवाद को दोबारा वापस लाना। तो क्या लगता है कि मनुवाद दोबारा आएगा या सरकार जाएगी? सरकार जाएगी, निश्चित तौर पे सरकार जाएगी। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं और संविधान के दायरे में ही काम करते हैं। निश्चित तौर पे सरकार जाएगी और मनुवाद ये जो लाना चाहते हैं उसको लेकर के समाज बहुत जागृत हो रहा है। बहुत लोग में समाज में जागरूकता आ रही है, समाज समझ रहा है। इसलिए आप देखना जो 2022 में लिखना है, इसमें बीजेपी सरकार, योगी सरकार जो है वो निश्चित रूप से जाएगी। लेकिन जो इनका मेन स्ट्रीम मीडिया तो होता रहा है कि मतलब एब्सोल्यूट मेजोरिटी से मतलब 100 सीटें फालतू आ रही हैं। वो तो ये चीज़ दिखाएंगे कि 100 सीटें फालतू आ रही है। क्यों? क्योंकि एक चीज़ जो शायद सब नहीं जानते या कहना नहीं चाहते जान करके भी, वो चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये इस बात को क्यों कहते हैं, क्यों पेश करते हैं? समाज में मैं भी रहती हूँ, मैं भी लोगों में जाती हूँ, लोगों से पूछती हूँ, सबका यही कहना है कि ये सरकार जब से आई है इसने हमारा शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी सब छीन ली, महंगाई इतनी हो गई है, कोई भी इस सरकार को वोट नहीं देना चाहते। लेकिन अगर ये सरकार बनती है तो मैं कहना चाहूँगी कि ईवीएम जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है देश के अंदर, जिसे लोग समझ नहीं रहे हैं, उसके लिए मैं हमेशा कहती हूँ और आज भी आपसे कहती हूँ कि ईवीएम का जो मुद्दा है वो देश में ईवीएम से वोट हमारा हाईजैक किया जाता है। ईवीएम के द्वारा जो हमारा वोट दूसरे उसमें भी डालते हैं हम कहीं और जाता है कमल के लिए। तो उससे अगर ये सरकार आती है तो ईवीएम के द्वारा हमारा वोट हाईजैक होगा, उसी के द्वारा ये सरकार बनती है। नहीं तो अभी देख लीजिए आप, जो पंचायत वाले सदस्य वाले जो चुनाव हुए थे उसमें कितनी इनकी सीटें आई। इन्होंने जबरदस्ती महिलाओं के जो है चीरहरण किया महिलाओं के साथ। बताइए ये क्या है, इसे आप क्या किस दृष्टि से देखते हैं? तो ये इन्होंने जबरदस्ती लोगों जो जीत गए उनसे उनको न देने के सर्टिफिकेट, खुद जबरदस्ती सर्टिफिकेट लिए इन्होंने, लोगों ने आंदोलन किया। तो आप इसे देखिए ना, हम ये कहते हैं बैलेट पेपर से चुनाव करा ले, इनको इनकी औकात खुद पता चल जाएगी कि ये है क्या, है ना। लेकिन मैडम आपको पता है ना, अमित शाह जी कह रहे हैं 50 साल तक हमें कोई हराने वाला नहीं है। वो इसीलिए कह रहे हैं कि उनको 50 साल तक इसीलिए नहीं हरा सकते। क्यों? क्योंकि उनके हाथ में जो है ईवीएम है, और ईवीएम जिसके हाथ में उसे कौन हरा सकता है? आप बताइए। आज आप देख रहे हैं कि आपके पास भी फ़ोन है, मेरे पास भी फ़ोन है। जब अगर मैं कोई भी मैसेज आपको ट्रांसफ़र करती हूँ तो उस मैसेज के बारे में आपको पता चलता है और मुझे पता चलता है, तीसरा किसी को पता नहीं चलता। ठीक उसी तरह ईवीएम का मामला है कि जब वोट डालते हैं हम कहीं और पहुँचता है कहीं, तो जो मशीन है उसके अंदर सेटिंग की जाती है, तो वोट जो है हमारा ट्रांसफ़र हो जाता है दूसरी जगह, डालते हम कहीं। वरना आप बताइए मुस्लिम क्षेत्र में कैसे बीजेपी हावी हो गई, जहाँ पूरा यादवों का ही, मान लो कहते हैं लोग कि यादव कभी वो नहीं हो सकता, तो यादवों का ही पूरा एरिया, वहाँ से ही वोट ट्रांसफ़र हो रहा है। क्या मतलब है? वो सारी बातें छोड़िए, मैं आपको एक और बात बताती हूँ। उदाहरण के साथ एक महाराष्ट्र में एक खड़े हुए थे, तो उन्होंने जो है चुनाव लड़े, वो बीजेपी का विधायक था, सॉरी। तो उन्होंने जब वो चुनाव लड़े तो आप बताइए मुझे, चलो कोई रिश्तेदार ने वोट नहीं दिया होगा उनको, किसी पड़ोसी ने वोट नहीं दिया होगा उनको, ठीक है, परिवार वालों ने भी नहीं दिया होगा, चलो मान लिया जाए। क्या आप बताइए, वो स्वयं खड़े हुए थे और स्वयं खुद को वोट नहीं देगा क्या? आप बताइए। तो मैडम ये तो देखने में कई जगह जब वोटिंग खुली तो उनका एक वोट भी नहीं मिला। मैडम ये तो देखने में आया कई जगह कि पूरी पोलिंग बूथ की जो वोट है वहाँ मात्र 2100 है, लेकिन उसके में काउंटिंग हो रही है उसकी 3000 की 2500 की। वो इसीलिए हो रही है ना, इन्होंने पहले से ही उसमें हर जगह सेट नहीं करते। ये भी मैं आपको एक खास बात बताती हूँ कि हर जगह इनकी ईवीएम सेट नहीं होती है। कुछ जगह ये जानते हैं जहाँ पर कि हमारा ये जो है यहाँ पे नहीं होने वाला है, चलने वाला है, वहाँ पर ही ये ईवीएम सेट करते हैं। और जहाँ पे खुद पोलिंग बूथ 2000 की है वहाँ 3000 निकलते हैं इसी वजह से। तो मैडम पहले से ही उसमें डाल रखे होते हैं, पहले से ही बढ़ा रखे होते हैं। आप बताइए। तो मैडम कमलेश जी, तो आप इस सरकार को कैसे आप भगा पाओगे? आप खुद कह रही हैं कि ईवीएम में गड़बड़ करते हैं, जहाँ इतना वोट होता है उसे फालतू वोट निकलता है, तो कैसे हरा पाएंगे आप? तो मैं तो समाज के लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि वो जाग रहे हैं और जागे,
और अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। एक ही जगह डालें, कब तक ये वोट बढ़ाएंगे। एक ही जगह अपनी वोटिंग करें, 4 जगह ना बटें, एक ही जगह डालें। जो आपका नेता अच्छा है, जो आपकी बात को सुनता है, समझता है, जो आपके काम करता है, वहाँ एक ही जगह डालें। पार्टी को ना देख करके अपने नेता को सही चुनें। जब आपका नेता सही होगा तो वो पार्टी भी खुद ही सही चुन लेगा। तो इस चीज़ को देखें। और इसके लिए तो हमारा आंदोलन जारी है, हम बराबर आंदोलन कर रहे हैं ईवीएम के लिए। हमारा कोर्ट में भी मामला चल रहा है और वहाँ से हम जीते भी हैं, जिसकी बदौलत आपने देखा था अभी जो 2019 में चुनाव हुए थे उसमें उसके साथ में आपने देखा कि पेपर ट्रेल मशीन लगी, वीवीपैट मशीन लगी हुई थी। तो उसमें जब वोट डाल रहे थे हम, तो उसमें जो है दिख रहा था कि हमने जिसको वोट दिया उसी का फोटो बना आ रहा था, वो नाम लिखा आ रहा था। तो उसके लिए लेकिन मैडम उसकी काउंटिंग तो हुई नहीं ना। हाँ, काउंटिंग करने को इसीलिए तैयार नहीं है गवर्नमेंट, क्योंकि वो जानती है काउंटिंग के लिए तैयार नहीं। उसके लिए हमारा आंदोलन जारी है, हमारी लड़ाई जारी है। तो उसकी काउंटिंग होनी चाहिए, लेकिन उस पर भी हमें विश्वास नहीं है, क्योंकि आपने देखा है कि हम एटीएम से पैसे निकाल के लाते हैं और एटीएम से जो पर्ची निकलती है तो उसमें कुछ दिनों के बाद जो लिखा हुआ होता है वो मिट जाता है जी। तो इसीलिए हम उसके लिए भी नहीं है, हम बैलेट पेपर ही लाना चाहते हैं, क्योंकि बैलेट पेपर से रिकाउंटिंग भी हो जाती है। आप कितनी बार भी गिनती दोबारा करा सकते हैं। अभी आपने चुनाव में देखा था, जो प्रधानी के चुनाव हुए, जिला पंचायत सदस्य के चुनाव हुए, जो कैंडिडेट हार रहा था और उसकी दोबारा काउंटिंग हुई तो वो जीत गया, वो जीत गया। तो इसलिए हम बैलेट पेपर को ही मानते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि जहाँ ये मशीन बनी है, सोचिए आप, जहाँ ये मशीन बनी है वहाँ इससे चुनाव नहीं होता, क्योंकि उनको खुद भरोसा नहीं है इस पर। और हमारे देश में इससे चुनाव होता है, हमारे देश में क्यों होता है चुनाव? हमें नहीं चाहिए ये ईवीएम मशीन, हमें तो बैलेट पेपर चाहिए। बैलेट पेपर के लिए हमारा आंदोलन जारी है और हम बैलेट पेपर ही लागू करा कर रहेंगे, पीछे हटने वालों में से नहीं है हम। अच्छा मैडम, चलते चलते आपको लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं 2022 के चुनाव में? मैं यही कहना चाहूँगी समाज के लोगों से, जो चुनाव है बहुत महत्वपूर्ण है। हर हाल में बीजेपी को हराना है, क्योंकि बीजेपी ने सिवाय हमें परेशानी के कुछ और नहीं दिया है। हम किसी भी बात को लेकर के अपनी मांग करते हैं तो मार पिटाई चालू कर देती हैं। ये जो राम राज्य है, ये राम राज्य हमें नहीं चाहिए। मैं समाज के लोगों से कहना चाहती हूँ, अगर इसी तरह का राम राज्य है कि रोज़ एक लड़की का बलात्कार हो रहा है और उसे न्याय नहीं मिल रहा, तो इस तरह का राम राज्य हमें नहीं चाहिए, ना जनता को चाहिए। तो जनता से मैं अपील करना चाहूँगी, अगर समाज के लोग, ये समाज के लोगों, जागरूक हो जाओ और बाबा साहब ने जो हमें अधिकार दिए संविधान के द्वारा, उस संविधान को बचाने के लिए तैयार हो जाओ और अपने वोट की कीमत को पहचानो और अपने वोट को ऐसी जगह डालो जो तुम्हारे दुख दर्द को समझे, जो तुम्हें न्याय दिला सके। ऐसे लोगों को वोट दो, ना कि ऐसे लोगों को जो आप न्याय मांगने जाओ उल्टा लाठी डंडे खा करके आओ। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.